देखिए फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब उसका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और उसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सॉल्व भी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए एनसीईआरटी में तो सॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई बुक हो जैसे बालाजी की या मतलब कोई भी बुक हो तो उस बुक में भी सॉल्व दिया होगा। अगर नहीं है तो बुक लेना हमको लग रहा है कि पड़ेगा एनसीईआरटी के साथ साथ, इसलिए कि सबका आंसर तो एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, और जब एनसीईआरटी में सॉल्व जब आपके सामने होगा तो देख करके उसको तब समझ में आएगा। अगर वहाँ पे फिर सॉल्व देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तब मतलब प्रॉब्लम है, तब आप पूछिए। तो पूछ के सॉल्व करके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हमारे धीरे धीरे सॉल्व हो जाने चाहिए। अब हमारा अगला चैप्टर है सॉल्यूशन। 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और सबसे आसान चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री का। तो थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे तो 5 नंबर समझ लीजिए ये नंबर गेनिंग चैप्टर है, नंबर देने वाला चैप्टर है। तो थोड़ा सा ध्यान से और स्पीड बढ़ा करके पढ़ाई करें, इस धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो सबसे पहला है बिलियन। बिलियन तो हम 9th में भी पढ़े थे कि बिलियन किसे कहते हैं। तो डिफिनीसन हम जानते ही हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ये डिफिनीसन है हमारी सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो सबसे पहले समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर हम जानते हैं, पढ़े भी हैं। तो वह बिलियन जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है उसे ही हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए कि चीनी को पानी में डाल के घोल दिया जाए तो पूरा सॉल्यूशन चाहे कहीं से भी मतलब उसमें से सॉल्यूशन निकाला जाए तो हर जगह का संगठन एक ही तरह दिखाई देगा। तो ऐसे ही बिलियन को हम कहते हैं समांगी बिलियन या समांगी मिश्रण। तो बिलियन की डिफिनीशन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। 2 पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को द्विअंगी बिलियन बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, द्विअंगी बिलियन कहते हैं। अगर वही 3 पदार्थों से मिलकर बना बिलियन है तो उसे त्रिअंगी बिलियन या टर्शियरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमको बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, उसी के बारे में जानना है। तो सामान्यतः द्विअंगी बिलियन के बारे में ही जानना है। तो सामान्यतः द्विअंगी बिलियन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। किसी भी बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं, तथा जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि बाइनरी बिलियन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलेय का मतलब वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम है, विलायक का मतलब वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक है। तो विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यह भी एक हमारा डिफिनीशन बन जाएगा। जैसे चीनी को पानी में अगर घोला जाए तो चीनी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो जब विलियन बन गया चीनी पानी का तो उसमें चीनी विलेय है और पानी विलायक। अगर कोई पूछे कि दूध में पानी मिला दें तो कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा, एक बात याद रखिएगा कि दूध जो है, दूध में पानी मिलाने पर विलियन नहीं बनता है। दूध में पानी मिलाने पर समांगी मिश्रण बनता है, और समांगी मिश्रण दूध में पानी मिलाने पर क्या बोलते हैं कि कोलाइडी विलियन बनता है, और कोलाइडी विलियन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। तो विलियन की डिफिनीशन होती है हमारी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो दूध में पानी मिलाएंगे तो विलियन नहीं बनेगा। जब विलियन नहीं बनेगा तो फिर विलेय विलायक की कोई बात ही नहीं रही, वहाँ पे प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की बात होती है। ठीक है। तो जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक मिलता है तो विलियन बनता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्लियर इतना। विलियन के गुण प्रॉपर्टी क्या होती है, तो विलियन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो विलियन का गुण प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, विलियन में एक ही प्रावस्था होती है, अतः यह एकल प्रावस्था तंत्र है। एकल प्रावस्था सिंगल फेज सिस्टम होता है विलियन। या तो लिक्विड हो जाएगा कंप्लीट, या कम्प्लीटली सॉलिड होता है, या कम्प्लीटली गैसियस स्टेट में दिखाई देगा। सॉल्यूशन का मतलब दोनों पदार्थ आपस में मिक्स हो जाएंगे और पूरा संगठन एक ही तरह दिखाई देगा। तो प्रावस्था क्या होती है, सिंगल फेज
या यूनिफेज भी बोलते हैं उसको। तो विलयन में एक ही प्रावस्था होती है, अतः यह एक एकल प्रावस्था तंत्र है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है ये, तो विलयन की प्रावस्था कैसी होती है, मतलब फेज कैसा होता है, तो एक ही प्रावस्था फेज होती है। विलयन में विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर चीनी को पानी में घोल दें तो हम चाहें कि उसको छान करके अलग कर लें या हाथ से बीन करके अलग कर लें, तो ये जल्दी से नहीं हो सकता। इसके लिए वापस वाष्पन करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा। विलयन के गुणधर्म इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। तो मिश्रण समांगी हो या विषमांगी, तो मिश्रण की डिफिनीशन ही है हमारी, मिश्रण में घटक कणों के गुण पाए जाते हैं। तो विलयन में के गुणधर्म भी उसके घटक कणों के गुणधर्म पर डिपेंड करते हैं। विलयन के गुणधर्म जैसे घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, हिमांक आदि विलयन के संगठन के साथ परिवर्तित होते हैं। मतलब जिस पदार्थ का विलयन होगा उसी का गुण दिखाएगा। अब विलयनों के प्रकार, विलयन को निम्नलिखित दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। दो बेस पर इसको मतलब कि हम क्लासीफाई करते हैं। पहला है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा है विलेय की मात्रा के आधार पर। तो फर्स्ट वाला हेडिंग करेंगे विलेय और विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस आधार पर विलयन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा गैसीय विलयन। ध्यान रखिएगा, गैसीय विलयन का मतलब होगा कि इस विलयन में जो विलायक होगा वो गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। सीधा सीधा मतलब यहीं से है, तो ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में क्या है, बहुत ही मतलब शॉर्ट में डिफिनीशन है, छोटा सा, तो इसी को लिख भी लीजिएगा देख करके ध्यान से। कल एक गैसीय विलयन में विलायक गैस होती है, विलायक गैस होती है। यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला है ठोस का गैस में विलयन, मतलब गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, ठोस की मात्रा कम होगी। ठोस का गैस में विलयन जैसे धुआं, कपूर का N2 में विलयन, I2 का वायु में मिश्रण, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। फिर अगला है हमारा द्रव का गैस में विलयन। द्रव की मात्रा कम है, गैस की मात्रा ज़्यादा है, द्रव विलेय है, गैस विलायक है। उदाहरण अगर ले लें तो जलवाष्प का वायु में मिश्रण या गैस का। अगला है हमारा गैस का गैस में विलयन, विलेय भी गैस, विलायक भी गैस। जनरल सीधा एग्जाम्पल है वायु, N2 और O2 का मिश्रण मतलब वायु। और अगला है हमारा द्रव, दूसरा है द्रव विलयन। द्रव विलयन का क्या मतलब होगा, द्रव विलयन का मतलब ये होगा ना, द्रव विलयन में विलायक द्रव होता है। यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला है ठोस का द्रव में विलयन, जनरल विलयन, यही हमको पढ़ना भी है, इसी पर फोकस भी करना है, सारी प्रॉपर्टी इसी बेस पे पढ़नी है। चीनी, नमक आदि का जल में विलयन, सीधा सीधा। द्रव का द्रव में विलयन, द्रव द्रव दोनों, विलेय भी द्रव, विलायक भी द्रव। एल्कोहल का जल में विलयन होगा। द्रव का गैस में विलयन, जल में घुली ऑक्सीजन, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक देखे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है उसमें, तो ये सब क्या है, द्रव का गैस में विलयन। अगला है हमारा ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब ठोस की मात्रा ज़्यादा होगी, ठोस विलायक के रूप में होगा, और बाकी स्टेट हमारे तीनों विलेय के रूप में अलग अलग होंगे। इस विलयन में विलायक ठोस होता है, यह भी 3 प्रकार का होता है। ठोस का ठोस में विलयन, जितने भी मिश्र धातुएँ होती हैं वो ठोस का ठोस में समांगी मिश्रण होती हैं। तांबे और सोने का मिश्रण, पीतल, सब। अगला है द्रव का ठोस में विलयन, Hg तथा सोडियम का अमलगम, पारा सोने में, बेंजीन ठोस आयोडीन में। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम याद रखेंगे इसको, कभी कभी पूछ देता है तो रखिएगा थोड़ा बहुत ही, मतलब ये सिर्फ जानना है। इससे क्वेश्चन हमारे बहुत कम इस बेस पर बनते हैं, मतलब अगर बहुत ही अच्छी किस्मत होगी तो ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गैस का ठोस में विलयन, तो ये बिल्कुल पढ़े थे, अधिशोषण, और ये पैलेडियम द्वारा H2 गैस का अधिशोषण हो जाए, या टाइटेनियम द्वारा नाइट्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाए, या प्लेटिनम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाए। तो कहीं भी देखते हैं ना हाइड्रोजनेशन लिखा रहता है, वहाँ पे हमारा एक कैटेलिस्ट यूज करते हैं, चाहे पैलेडियम या प्लेटिनम। क्या होता है, वही हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, उसी क्या बोलते हैं, पैलेडियम या प्लेटिनम के सरफेस पे हमारा पूरा ये अधिशोषित या एब्जॉर्ब रहती है। अगला है विलेय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। इसमें देखते हैं थोड़ा सा।
विलेय की मात्रा के आधार पर अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले तनु विलयन। तो तनु का मतलब होता है पतला। ध्यान रखिएगा, पतला सॉल्यूशन। पतला सॉल्यूशन कब बनेगा? जब विलेय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। क्या लिखा? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है तनु विलयन कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर है सांद्र विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो सांद्र विलयन कहलाता है। अधिक मात्रा घुलिए कहने का मतलब ये है ना, यहाँ पे ये नहीं कि विलायक की मात्रा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। विलायक की मात्रा कम नहीं होगी इसमें, इसलिए कि विलायक तभी वो कहलाएगा जब उसकी मात्रा विलेय से ज़्यादा हो। कहने का मतलब कि विलयन गाढ़ा हो जाएगा। अगर गाढ़ा हो गया तो सांद्र विलयन, अगर पतला है तो तनु विलयन। अगला है हमारा संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक की एक निश्चित मात्रा में और अधिक विलेय को न घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। एक और डिफिनीशन है विलेयता, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को, यहाँ भी टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं, मतलब संतृप्त विलयन की भी परिभाषा लिखेंगे तो वही होगा हमारा। वह विलयन जिसमें विलायक की एक निश्चित मात्रा, मतलब निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में और अधिक विलेय को न घोला जा सके, उसे ही क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। अगला है हमारा विलेयता। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलायक की विलेयता कहलाती है। ये भी डिफिनीशन है, सब 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, 9th में भी है कुछ। अगला असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, थोड़ा सा कम कर दें तो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यह विलयन मित अस्थायी होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता है, बहुत कम अस्थायी होता है। कुछ ही समय के बाद विलेय की अधिक मात्रा विलयन से अलग हो जाती है और संतृप्त विलयन बन जाता है। क्लियर? अब हमको पढ़ना है विलयन की सांद्रता। यहीं से इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होता है। तो सांद्रता से क्या तात्पर्य है समझेंगे हम। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है विलयन की सांद्रता कहलाती है। बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशन एक एक लाइन का पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगा। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहला लिखा है प्रतिशतता। विलयन की सांद्रता प्रतिशतता में परसेंटेज में निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, या इसी को बोलते हैं भार प्रतिशतता। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज भी लिख सकते हैं, या परसेंटेज बाई वेट। अब डिफिनीशन देखते हैं। तो इसके डेफिनेशन पर आते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही हल्का फुल्का है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, ये डिफिनीशन है, देखेंगे ध्यान से। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/W से व्यक्त करते हैं, परसेंटेज W/W, याद रखिएगा, लिखा रहता है W/W। पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता मतलब विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, दोनों किसमें होना चाहिए? ग्राम में। ये डिफिनीशन है। इसी पर एक क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको, आंसर मैं लिख दूँगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में उदाहरण पहले दिया हुआ है 80% H2SO4 भारानुसार, W/W लिखा रहेगा, या क्या लिखा रहेगा? भारानुसार का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का भार कितना है? 80 ग्राम। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 400 ग्राम विलयन के 400 और 40%, गलत हो गया थोड़ा सा, और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 300 का 25% विलेय का भार, 400 का 40% विलेय का भार, दोनों को ऐड कर लेंगे तो विलेय का टोटल भार निकल जाएगा।
और उसके बाद नीचे वाला ये 300 400 ऐड कर लेंगे तो बिलियन का टोटल बाहर आ जाएगा। तो परसेंटेज वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 33.5%। ठीक है, अगला है हमारा आयतन प्रतिशतता। आयतन में फिर वही, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन एक उस बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे V/V से व्यक्त करते हैं। परसेंटेज V/V मतलब विलेय का आयतन भी ml में होगा, बिलियन का आयतन भी ml में होगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विलेय की आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन ml में बटा बिलियन का आयतन ml में गुणे 100। क्लियर। इसी पर फिर एक क्वेश्चन है कि 40 मिली एथेनॉल 400 मिली जल में घुला है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आंसर आएगा 11.11%। तो सॉल्व करिएगा, चेक करिएगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है। अगला है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। कहने का मतलब विलेय का द्रव्यमान होगा और बिलियन का आयतन होगा। तो आयतन को ml में लेंगे और द्रव्यमान को ग्राम में। किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे एक W है और एक V है, इसे W/V से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम मतलब इसके लिए फार्मूला बनाएं तो हो जाएगा बिलियन में विलेय की परसेंटेज W/V मतलब बिलियन में विलेय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा बिलियन का आयतन ml में गुणे 100। बिलियन की यह सांद्रता ताप वृद्धि पर घटती है। ऊपर के दोनों जो कंसंट्रेशन जो हमारा आयतन प्रतिशतता था और द्रव्यमान प्रतिशतता, एक में तो टोटल द्रव्यमान है, तो टोटल द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान ताप पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए द्रव्यमान प्रतिशतता भी ताप पर निर्भर नहीं करती है। और दूसरा में दोनों आयतन है ऊपर और नीचे, तो जिस तरह से ऊपर वाला मतलब कि टेम्परेचर से चेंज होगा, ठीक उसी तरह नीचे वाला भी चेंज होगा। इसलिए इस पर भी मतलब आयतन प्रतिशतता पर भी क्या बोलते हैं उसको, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बिलियन की यह सांद्रता ताप वृद्धि पर घटती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा और आयतन हमारा हर में है, तो जब ये बढ़ेगा नीचे वाला तो ऑटोमेटिक ये जो हमारा टोटल वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगा। तो बिलियन की यह सांद्रता ताप वृद्धि पर घटती है। मान लो लिखा है 10% NaCl। बिलियन का अर्थ है 100 ml बिलियन में NaCl की घुली मात्रा कितना है, 10 ग्राम। या फिर क्वेश्चन 1, 40 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 500 मिली बिलियन बनाया गया। इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। 8% आएगा आंसर, सॉल्व करके देखिएगा। एक और क्वेश्चन है, लास्ट ही समझ लीजिए, इसके बाद एक और बता देते हैं। ये सब मतलब कि द्रव्यमान क्या बोलते हैं, बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की सब भौतिक विधियां हैं अभी। तो लिखा है 2% NaCl बिलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो ये सॉल्व कर दिए। 2% NaCl का अर्थ है 100 ml बिलियन में NaCl का द्रव्यमान 2 ग्राम। तो 400 ml बिलियन में NaCl का द्रव्यमान कितना होगा, 4 × 2 = 8 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा हमारा। और सबसे लास्ट हेडिंग है हमारी पार्ट प्रति मिलियन, ppm पार्ट पर मिलियन। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶ 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। वहाँ परसेंटेज था तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे ppm है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। विलेय की सांद्रता ppm में बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10⁶। ठीक है, कहाँ यूज होता है यहाँ पे, अत्यंत तनु बिलियनों की सांद्रता जैसे जल की कठोरता, जल में क्लोरीन गैस की मात्रा, वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त करते हैं, मतलब ppm में। किसको, इसमें बहुत ही कम मात्रा यूज होती है। तो ये हमारे मतलब कि सांद्रता व्यक्त करने की कुछ भौतिक विधियाँ थी, तो हो गया। और इसके बाद से हमको अब रासायनिक विधियाँ पढ़ना है। रासायनिक में वही पढ़ना है हमको, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इसी पर बेस। तो ये लगभग हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ से मतलब कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी देता है। बहुत ही इजी चैप्टर है और सारे डेफिनेशन लगभग जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा।
बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशन शॉर्ट में लिखवाए हैं, तो उतना ही याद करिएगा, पूछेगा बता इतना ही लिखना है। तो देख लेते हैं थोड़ा एकदम साफ से हमारा पूरा ये नोट्स है, तो पूरा एकदम ध्यान से बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और पढ़िए जल्दी से, बहुत ही कम से कम 2 चैप्टर फर्स्ट पेपर का और 2 चैप्टर सेकंड पेपर का जुलाई आते आते कंप्लीट करना, ये टारगेट है। कम से कम इतना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर स्कूल खुल जाता है जुलाई से तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और आप सिर्फ नोट्स बना करके रखिए और ध्यान से पढ़िए। बुक से समझ में आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं है तो नोट्स ज़रूर बना करके रखिए। और जहाँ से अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। जितना पूछने की मतलब की संभावना है, मौका मिलता है तो आंसर दिया ही जाता है। लेकिन हमेशा मतलब नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है, नेट भी नहीं चल रहा है सही से, तो कोशिश तो किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर चाहेंगे पढ़ना, बुक लेकर के बैठ के पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद पढ़ेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा हमको समझ में आ भी जाएगा। और समझने के बाद से हम उस सारे मतलब कि हमारे सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। और मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, तो उसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो वो भी धीरे धीरे कवर होगा। तो पढ़ें बैठ के, सिर्फ घर पे बैठ के पूरा ध्यान लगा करके, पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाइए और पढ़िए। और इससे मतलब कि छुट्टी को मतलब उपलब्धि बनाइए अपने लिए, उसको ज़रूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे मतलब कि ये नहीं कि मोबाइल है तो फिर हम इधर उधर लग जाए मोबाइल को लेकर के। मोबाइल है तो मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाइए। और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही मतलब अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ठीक है पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन हमारा टाइम तो बीत रहा है। धीरे धीरे अगर वक्त बीत जाएगा तो फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा नोट्स है। अगर बाद में कर दिए, अगर देख लीजिएगा हो जाएगा तो कंप्लीट कर लीजिएगा ध्यान से देख के। ओके, थैंक यू।